औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में डॉक्टर मियाँ मोहम्मद शफ़ीक हाज़िर हैं। तो आइए आज आपको एक स्कूल की कहानी सुनाते हैं। स्कूल खुद अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बयान करता है। तो आइए आपको स्कूल की कहानी सुनाते हैं। स्कूल कहता है कि मैं एक पाकिस्तानी स्कूल हूँ। मदीना की इस्लामी रियासत के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना। कायदे आज़म और दीगर मुहिब वतन रहनुमा इन मसाइल को हल करने की जदोजहद कर रहे थे, लेकिन कायदे आज़म की ज़िंदगी ने वफा न की और क़याम पाकिस्तान के तकरीबन 1 साल बाद इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। मसाइल सर उठाते रहे, वसाइल बढ़ते रहे और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी आगे बढ़ता रहा। इन मसाइल में सबसे अहम मसला तालीम का था। बाशऊर और मुहज़्ज़ब कौमें हमेशा तालीम को अहमियत दिया करती हैं, लेकिन मेरे मुल्क के बाशऊर और मुहज़्ज़ब लोग जाने कहाँ खो गए थे। मेरे मुल्क के लोगों को अक्सर शऊर है तो दौलत, बैंक बैलेंस, बंगले, गाड़ियाँ बनाने का, और तहज़ीब है तो फजूल, लगव और बेमानी कामों और अमाल का। बहरहाल मैं एक पाकिस्तानी स्कूल हूँ। मेरा वजूद 1987 को एक छोटे से डेरे में कायम किया गया। एक ऐसा डेरा जहाँ बामुश्किल 8 से 10 घर आबाद थे, जबकि इसके तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव भी मौजूद था। वो 8-10 घर कुछ अरसा बाद वो डेरा छोड़कर एक बड़े शहर में जाकर आबाद हो गए और वहाँ 2-3 घर जो कि उनके मज़ारे थे छोड़ गए। चंद साल तो मैं काफ़ी फला फूला और 15 से 20 बच्चे मेरे आंगन में आते रहे, खेलते रहे, पढ़ते रहे और चले जाते रहे। मैं समझता हूँ कि ये उरूज का ज़माना था जो सिर्फ़ 2 या 3 साल तक कायम रहा। इसके बाद मुझ पर ज़वाल आना शुरू हुआ और ये ज़वाल का ज़माना तकरीबन 30 साल पर मुहित था। मेरे आंगन में एक छोटा सा कमरा अब खंडर बन चुका था। अब यहाँ बच्चे तो नहीं, अलबत्ता जानवरों के बच्चे ज़रूर खेलते थे और मेरा वजूद एक नकारा, बेबस और कूड़ा करकट और जानवर के फजलों से भर गया था। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, रोता रहा और गहरे दुख में मुब्तला रहा और महकमा एजुकेशन के अफसरान को बुलाता रहा, पुकारता रहा, लेकिन किसी को भी मेरा ख्याल न आया और मैं इसी तरह जूं का तू बंद ही पड़ा रहा। फिर अचानक मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि मुसलसल इनरोलमेंट सिफर रहने पर सूबे के हुक्मरान ने वार्निंग दी कि जो स्कूल मुसलसल बंद हैं और वहाँ बच्चे सिफर हैं, इन स्कूल्स को आबाद किया जाए या फिर ज़िली लेवल के अफसरान को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तब मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं फूलों की तरह खिलता रहा और खिलने के ख्वाब देखता रहा। ये अब 2017 का साल था और एक मरकज़ के अफीसर अपने चंद अफीसर्स को साथ लेकर मेरे आंगन में तशरीफ़ लाए। उस वक्त मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि अब फिर मेरा उरूज शुरू होने वाला है। उन्होंने आपस में सरगोशियाँ की जो मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि मेरी आबादी की बातें हो रही हैं। ये 1 अप्रैल 2017 का दिन था जब मुझे पता चला कि मैं एक करीबी कस्बे में मुंतकिल कर दिया गया हूँ। ये स्कूल एक बर्फ़ खाने के ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ 2 से 3 छोटे छोटे कमरे मौजूद थे, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया और इस बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में बर्फ़ खाना आबाद था। जो ही बर्फ़ खाना चलता तो सारी बिल्डिंग वाइब्रेट करती। बहरहाल उस कस्बे में पहले 2-3 माह में 60 से 70 बच्चे मेरे आंगन में आए, दाखिल हुए और इस तरह से तालीमी अमल शुरू हो गया। स्कूल की बिल्डिंग जो कि किराया पर हासिल की गई थी, अब मुसलसल दाखिले होने की वजह से
چھوٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور مزید بچوں کا داخلہ ممکن نہیں رہا تھا۔ تو ایک بار پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید میرا عروج پھر زوال میں بدلنے والا ہے۔ لیکن اب اس اسکول میں ایک ایسا ٹیچر ٹرانسفر ہو کر آیا تھا جو مقامی بھی تھا اور تعلیم کے ساتھ محبت بھی رکھتا تھا، الفت بھی تھی اور لگن بھی تھی اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی تھا۔ دیگر اساتذہ کے ساتھ مشورہ کر کے میرے لیے ایک بڑی بلڈنگ کا اہتمام کیا گیا جہاں پر 8 سے 10 کمرے موجود تھے اور اس بلڈنگ کا کرایہ بھی بہت زیادہ تھا۔ میرے ساتھ ایک مذاق اور کیا گیا کہ مجھے جس علاقے میں جس قصبے میں منتقل کیا گیا تھا وہاں پر کوئی بھی سرکاری بلڈنگ نہ تھی بلکہ پرائیویٹ بلڈنگ تھی جن کا کرایہ بھی اساتذہ کرام اور اہل علاقہ پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس اسکول کو چلانے کے لیے 4 اساتذہ کرام مخیر حضرات کے پاس جاتے، ان سے درخواست کرتے اور کرائے کا مطالبہ کرتے، لیکن میری قوم کے تعلیم سے بیزار مخیر حضرات صرف لال بتی دکھا کر مطمئن کر دیتے لیکن کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہ کرتے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسکول کے اساتذہ کرام بہت زیادہ مجبور ہو گئے کیونکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر میرے یعنی اس اسکول کا کرایہ اپنی پاکٹ سے ادا کر رہے تھے۔ جب 1 ماہ کرایہ ادا نہ کیا گیا تو مالک مکان نے صبح ہوتے ہی مین گیٹ پر تالا لگا دیا اور بچے اور اساتذہ کرام باہر کھیتوں میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید اب میرا وجود پھر ختم ہونے والا ہے۔ تب میں بہت زیادہ رویا، چلایا، چیخا، لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ اسکول کے انچارج مسلسل لوگوں سے رابطے میں تھے اور اہل محلہ کو جگانے میں مصروف تھے۔ کسی محلہ دار نے میڈیا کی ٹیم کو بلا لیا، میڈیا آیا، نیوز چلی، مالک مکان کے ساتھ بات ہوئی اور اس نے اسکول کھول دیا اس وارننگ پر کہ اگر 1 ہفتے میں کرایہ ادا نہ کیا گیا تو بلڈنگ چھوڑ دینا پڑے گی۔ تب میں تذبذب کی کیفیت میں رہا کہ اب کیا ہوگا۔ اسکول کے ہیڈ متواتر کوششوں میں مصروف تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اپیل کی تو کچھ لوگوں نے ہمدردی کے چند الفاظ بولے اور چپ سادھ لی، لیکن ایک نوجوان جو کہ پاکستانی تھا، مسقط میں کام کیا کرتا تھا، اس نے رابطہ کیا اور کرایہ میں حصہ ڈالنے کا وعدہ کیا اور 2 ماہ انہوں نے تعاون بھی کیا۔ تیسرے ماہ وہ تعاون نہ کر سکے کیونکہ ان کے اپنے بھی بہت زیادہ مسائل سر اٹھانے لگ پڑے تھے۔ بہرحال ایک بار پھر مجھے دربدر ہونا پڑا اور ایک چھوٹی سی عمارت کرایہ پر لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت تک 200 سے زائد بچے میرے آنگن میں موجود تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے اور مجھے رونق بخش چکے تھے۔ اس بات پر تو میں فخر کرتا تھا کہ میں بھی ایک کامیاب اسکول کی فہرست میں آ چکا ہوں، لیکن مایوسی اور ناکامی اسکول کے کرایہ کی صورت میں میرے سامنے پڑی رہتی تھی۔ اب کی بار ایک چھوٹا مکان کرایہ پر حاصل کیا گیا جو کہ ڈبل سٹوری تھا اور اس کا کرایہ نسبتاً اس بڑی بلڈنگ سے کم تھا۔ اس بلڈنگ میں 4 ماہ رہے، پھر مالک مکان اس بلڈنگ میں خود رہائش پذیر ہونے کے لیے آ گئے۔ اور مجھے ایک بار پھر دربدر ہونا پڑا۔ اب کی یعنی تیسری بار مجھے ایک اور چھوٹے مکان میں منتقل کر دیا گیا۔ بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سردیوں کے 2 ماہ تو گزر گئے، لیکن جو ہی موسم نے انگڑائی لی، موسم بدلا، ہوس بڑھ گئی اور بچوں کا یہاں رہنا ناممکن ہو گیا۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ اسکول کے ہیڈ نے اپنے محکمہ سے کرایہ کے حصول کے لیے مسلسل رابطہ رکھا، مختلف قسم کی درخواستیں جمع کرواتے رہے، بہت زیادہ کوششیں کرتے رہے، لیکن فی الحال بے سود تھا۔ لیکن ہمت اور کوشش جاری رکھی گئی۔ اب چوتھی بار ایک بار پھر بڑی بلڈنگ کا انتخاب کیا گیا جس کا کرایہ بہت زیادہ تھا، جو کہ ابھی بھی اسکول اساتذہ کے ذمے ہی تھا۔ اس دوران مجھے 3 سال گزر گئے اس نئے قصبے میں، لیکن
इस खौफ में मुब्तला रहा कि जाने कब मुझे एक बार फिर ज़वाल का मुँह देखना पड़ जाए। लेकिन एक बात पर मैं अक्सर मुतमईन हो जाया करता था कि स्कूल का इंचार्ज बाहिम्मत और भरपूर जदोजहद करने वाला मिला था, और मुझे उम्मीद थी कि रोशनी की किरण इसी शख्स की मानिंद नमूदार होगी। और वो दिन मुझे नहीं भूलता जब यह हेड खुशी खुशी मेरे आंगन में जलवा अफरोज़ होता है और बाकी असाज़ा को बताता है कि 3 साल की कोशिश के बाद हमारे स्कूल का किराया मंजूर हो चुका है। तब मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं खुशी से नढाल हुआ हवाओं पर परवाज़ करने लगा। अब जून 2020 का साल था जब स्कूल के पूरे साल का किराया मालिक मकान के हाथ में थमा दिया गया था। तब मुझे सुकून मिला। अब मुझे इस इलाके में 4 साल हो चुके हैं और मेरी तरक्की उरूज पर है। बच्चे मुसलसल बढ़ रहे हैं। 250 से ज़्यादा बच्चे अब मेरे आंगन में ज़ेर तालीम हैं। और मज़ीद तरक्की और ख़ुशी की बात तो ये है कि स्कूल के हेड AEO मरकज़, डिप्टी DO और 8वीं तक क्लासेस के बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरी खुशी दीदनी है और मैं मशकूर हूँ, ख़ासकर इस स्कूल के मौजूदा हेड और AEO मरकज़ जो 4 साल से मुसलसल मुझे तरक्की दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन अभी भी दिल धड़कता है कि अगर महकमा ने किराया देना बंद कर दिया या मालिक मकान ने बिल्डिंग छोड़ने का फरमान जारी कर दिया तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर इस बात पर मुतमईन हो जाता हूँ कि जब तक इन जैसे तालीमी दोस्त मौजूद हैं मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में आबाद रहूँगा। गो के ज़वाल का ज़माना ज़्यादा होता है और उरूज कम होता है, लेकिन मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि तालीम और सेहत आवाम के लिए मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बाज़ औक़ात हुकूमतें अपने मामलात में फंसी होती हैं, वहाँ पर ये ज़िम्मेदारियाँ आवाम पर आ जाती हैं कि वो अपने मुल्क के नौनहालों की तालीम और सेहत का ख्याल रखें और मुखय्यर हज़रात बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लें। यकीन माने कि आपका दिया हुआ ज़ाया नहीं होगा। इंसान जो चीज़ देता है अल्लाह उसे वही चीज़ लौटाता है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है, एहसान के बदले एहसान, नेकी का बदला नेकी की सूरत में मिला करता है। और इसी तरह तालीम दोगे तो तालीम मिलेगी, सेहत दोगे तो सेहत मिलेगी। बस ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान हिम्मत करे और कोशिश करे और दर्द दिल रखने वाला हो तो मंजिल मिल ही जाया करती है। इस दुनिया में हमेशा तो रहना नहीं है, एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना है, क्योंकि अपने पीछे ऐसा एक काम कर जाएं कि आने वाली ज़िंदगी में काम आए। ये हर शख्स को सोचने की ज़रूरत है। और हाँ, आपने मेरी कहानी सुनी, क्या मेरा नाम जानने की ख्वाहिश नहीं है? तो जानिए, मेरा नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा टालीवाला, जो तहसील कामों के और ज़िला गुजरांवाला में वाक़या है। रुकिए, अब मेरा नाम तब्दील होकर और तरक्की पाकर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डेरा टालीवाला, रहमत कॉलोनी सादो के तहसील कामों के ज़िला गुजरांवाला हो चुका है। और वो नुमाया नाम जो मेरी आबादी और तरक्की का बायस बने, इनमें हेड टीचर मियां मोहम्मद शफीक, AEO मरकज़ सादो के हबीबुर रहमान, डिप्टी DO कामों के चौधरी आज़म विरक और मलिक खालिद जावेद अवान DO एजुकेशन गुजरांवाला नुमाया हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा, और ये कि मुझे सरकारी जगह भी नसीब हो जाए। आमीन।